अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएलआर कैमरास के हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ, और डीएसएलआर कैमरास के जो बुनियादी तमाम कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हम आपको डीएसएलआर कैमरा के बारे में वो तमाम मालूमात देने जा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। बहुत से सवालात मुझे डेली आते हैं डीएसएलआर कैमरास की बेसिक मालूमात के बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना एक आपके लिए ऐसी ब्रीफ किस्म की जामिया और तफसीलन वीडियो बनाई जाए कि आपके तमाम सवालात के जवाब भी दे दिए जाएं। और इसके लिए हमने अपने साथ एक एक्सपर्ट को लिया है जो कि कैमरास के और डीएसएलआर कैमरास के और हर तरह के मूवी कैमरास के एक्सपर्ट हैं, और वो इसी फील्ड के साथ वाबस्ता हैं। हमारे साथ हैं बिलाल कय्यूम, दुबई से इनका ताल्लुक़ है। दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कय्यूम। तो बिलाल कय्यूम, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमारे चैनल असद अली टीवी पर हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इतनी सारी जो आपने बातें कह दी हैं। हम तो खुद एक स्टूडेंट हैं, खैर कोशिश करेंगे कुछ बताया जा सके। आप कैसे हैं असद भाई? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। और इस टाइम आप हैरान होंगे ये सुन के कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं भी रात के टाइम मौजूद हूँ बिलाल भाई के साथ, और बिलाल भाई ने भी काफ़ी लेट नाइट हमें टाइम दिया। इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है 12 बज चुके हैं। तो बिलाल भाई, सबसे पहला सवाल आपसे, टाइम ज़ाया किए बगैर और बोरियत क्रिएट किए बगैर, सबसे पहला सवाल जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डीएसएलआर कैमरा होता क्या है। बहुत से लोग ये पूछते हैं डीएसएलआर कैमरा होता क्या है, क्यों लिया जाए डीएसएलआर कैमरा, क्या मोबाइल काम नहीं चला सकता डीएसएलआर कैमरा की बजाय अगर हम मोबाइल यूज़ कर लें। ये सबसे ज़्यादा बेसिक सवाल है, तो इसके बारे में जी तफसील से जवाब दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो यूज़र हैं, वो जो हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएँ। जी बिलाल भाई। जी डीएसएलआर कैमरा बेसिकली ये तो एक नाम मशहूर हो गया है, डीएसएलआर लेना है, डीएसएलआर लेना है। तो अगर उस टर्म में हम बात करें तो डीएसएलआर होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। अली भाई, असद भाई, आपको याद होगा कि एक टाइम कैमरे आया करते थे जिनसे हम साइड से फ़ोटो लेते थे, और रील में जो है वो असल में कैमरे के जो सेंसर है, सेंसर तो तब नहीं होता था, रील डलती थी तो फोटो थोड़ी सी डिफरेंट आती थी। हाँ बिल्कुल, उनको हम कहते हैं रेंज फाइंडर कैमरास। जी जी हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उस टाइम लड़ाई होती थी कि जी 36 तस्वीरें हैं, तो ये इतनी तस्वीरें 5 मैंने खिंचवानी है, तो 5 आपके हिस्से की। और अगर एक ज़ाया हो जाती थी तो बहुत उस पर भी लड़ाई होती थी कि यार एक तस्वीर आपने ज़ाया कर दी, और उस टाइम हर तस्वीर की एक ख़ास कीमत पे करना पड़ती थी, शायद आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल, उस दौर से हम अब बहुत आगे निकल आए हैं, और वो भी एक अच्छा टाइम था, एक सीखने की चीज़ थी। तो मैं बता रहा था कि उन कैमरास को हम रेंज फाइंडर कैमरास कहते थे, क्योंकि उसमें से वो नहीं दिखता था जो कि फ़ोटो में आ रहा था, बल्कि थोड़ा सा एंगल डिफरेंट होता था। डीएसएलआर बेसिकली क्या करता है कि मेरे पास एक कैमरा यहाँ पे पड़ा है, बेसिकली डीएसएलआर नहीं है, लेकिन लाइट जो है वो यहाँ पे हिट करती है डीएसएलआर को, ये सेंसर जो दरमियान में होता है। उसके बाद ऊपर ये मिरर लगा होता है एक उसके अंदर ही। उसके बाद व्यू फाइंडर से आप देख सकते हैं वही कुछ जो आपका लेंस देख रहा है। तो आप जो फोटो लेते हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही आती है जैसी आप देख रहे होते हैं। तो बेसिकली डीएसएलआर सिंगल लेंस रिफ्लेक्स वही होता है कि आप एक लेंस के थ्रू ही देख रहे होते हैं जो, और वही आपकी फ़ोटो में आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया बिलाल भाई। और अच्छा, एक छोटी सी बात जो मैं ख़ुद भी पूछना चाहता हूँ कि महंगे से महंगा मोबाइल हो या महंगे से महंगा आपके पास कोई अच्छा स्मार्टफोन हो, क्या उसका कैमरा गुजारा नहीं कर सकता? क्या उसका कैमरा डीएसएलआर का मुकाबला कर सकता है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, ये आपका दूसरा सवाल था जो कि उसी डीएसएलआर से रिलेटेड है कि डीएसएलआर आखिर डीएसएलआर ही क्यों, मोबाइल क्यों नहीं लोग इस्तेमाल करते, मोबाइल क्यों नहीं इतना बेहतर? उसकी बेसिक वजह यह है कि इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ सेंसर के हवाले से, लेकिन आज के बाद आपको बता दूँ कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं लेंस कितना सा है, तो इसके पीछे जो सेंसर होता है उसका साइज होता है बिल्कुल इतना सा, ठीक है। और उसके मुकाबले में जो डीएसएलआर होता है, या फिर आप डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा जिस तरह के ये है, सेंसर साइज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतना बड़ा सेंसर है जितना कि 4 कैमरे मिला के जो मोबाइल के हैं ना बनता है। तो सेंसर बेसिकली जो चीज़ होती है ये लाइट कैप्चर करती है, क्योंकि कैमरा इज ऑल अबाउट लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट आएगी, जितनी ज़्यादा जगह पे आएगी, उतनी बेहतर आपकी फ़ोटो आएगी। तो इसलिए बड़े सेंसर के मुकाबले में छोटे सेंसर की तस्वीर ज़ाहिर है बेहतर नहीं हो सकती। इसीलिए डीएसएलआर मोबाइल से बेहतर है, क्योंकि इसका सेंसर काफ़ी बड़ा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि आपका सवाल का जो आपने जवाब दिया है, इससे हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि कभी भी डीएसएलआर कैमरा जो है वो हम नहीं कंपेयर कर सकते मोबाइल फ़ोन के साथ। मोबाइल फ़ोन एक डिफरेंट चीज़ है, उसका कैमरा डिफरेंट चीज़ है। तो बिल्कुल अगर आपने प्रोफेशनल टच में जाना है, किसी चीज़ को प्रोफेशनल टच देना है, तो डीएसएलआर ही आपको लेना पड़ेगा। और दूसरा सवाल बिलाल भाई वो ये है, क्या नाइकन बेहतर है या कैनन बेहतर है? अब जब भी बात होती है ना डीएसएलआर की, पता नहीं क्या बात है कि दो ही नाम ज़हन में आते हैं, एक नाइकन है एक कैनन। शायद ये इसी इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं ये दो नाम, कैनन और नाइकन। आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है, कैनन या नाइकन? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, सबसे ज़्यादा। जी, ये सवाल वाकई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और खैर कैनन और नाइकन के अलावा अभी सोनी ने मिररलेस मार्केट में जंप कर दिया है, जिसने काफ़ी दोनों को शेक कर दिया है। लेकिन दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कैनन का यूज़र हूँ मैं काफ़ी अरसे से, वो इसलिए कि कैनन वीडियो के मामले में निकॉन से बहुत बेहतर है। स्पेशली कैनन के पास जो ऑटो फोकस सिस्टम है वीडियो के लिए, जिसे हम डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कहते हैं, कैनन जिस तरह उसको जिस तरह उसने नाम दिया है उसको, जो कि आपके कैमरा में भी है, जो आप एटीडी यूज़ कर रहे हैं, मेरे कैमरा में भी है। ये आपको वीडियो के दौरान इतनी बेहतरीन तरह फोकस करता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ की फोकसिंग के लिए। जबकि दूसरी तरफ जब आप नाइकन पे वीडियो बनाएंगे तो वो काफ़ी जिटरिंग होगी उसमें, जिस तरह आपने 700D पे एक्सपीरियंस किया भी हुआ है, तो उसी तरह की वीडियो होती है जो कि बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फ़ोटोज़ के मामले में बात करना चाहें, तो फ़ोटोज़ के मामले में जो निकॉन है उसकी डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी होती है, आईएसओ परफॉर्मेंस कैनन से काफ़ी बेहतर होती है, और ओवरऑल जो उसकी इमेज क्वालिटी है वो कैनन से बेहतर होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे, क्योंकि कलर भी एक चीज़ होती है। कैनन की जो कलर्स हैं, स्किन टोन के कलर्स आते हैं, वो अक्सर लोगों को बहुत पसंद होते हैं, प्रोफेशनल्स को, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल वीडियो में कैनन बहुत अच्छा है, फ़ोटोज़ में दोनों बराबर हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में निकॉन कैनन से बेहतर है। बिलाल भाई बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ बिल्कुल आपके जवाब से, और बड़ा ज़बरदस्त। और एक और सवाल, जैसा कि बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं मेरे साथ अटैच हैं वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है जी, आप भी एक माशाल्लाह यूट्यूबर हैं, अपकमिंग यूट्यूबर, आपका काम बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर वीडियो के लिए हम लेना चाह रहे हैं, ख़ास मकसद हमारा वीडियो है, फ़ोटोज़ को ज़हन से निकाल दें, फ़ोटोज़ को साइड पे कर दें, अगर सिर्फ वीडियो हमारा मकसद है, तो वीडियो के लिए क्या DSLR लिया जा सकता है? या वीडियो के लिए कुछ स्पेशल कैमरास होते हैं जो हैंडी कैम होते हैं, या कोई वो जो बड़े बड़े आते हैं, वो जो सोनी ने बनाए हुए हैं, पैनासोनिक ने, वो जो शादियों पर आपने देखे होंगे बड़े बड़े कैमरास। अक्सर लोगों के ज़हन में ये गलतफहमी है कि ये वीडियोस के लिए ख़ास कैमरा नहीं होते, DSLR बिल्कुल भी नहीं सूटेबल। क्या गुजारा किया जा सकता है अगर वीडियो के लिए DSLR बेस्ट है? क्या कहेंगे इस बारे में, या कोई ख़ास कैमरा लेना चाहिए वीडियो के लिए? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वीडियो के लिए काफ़ी सारे वेब कैम्स भी आते हैं, और बड़े बड़े कैमरा हम शादी पे भी देखते हैं। बेसिकली लोग काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं बहुत बड़ा कैमरा देख के कि इसकी शायद वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन असलियत ये नहीं होती। एक टाइम था जब कैमकॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, जब वो बड़े कैमरे काफ़ी मशहूर थे, लेकिन आज के दौर में अगर आप बात करें, वही बात आती है सेंसर के ऊपर, कि सेंसर जितना बड़ा है उतनी अच्छी फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है। कैमकॉर्डर और दूसरे बड़े कैम्स जो हैं, वीडियो कैम्स, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, लेकिन DSLR के मार्केट में आने के बाद, स्पेशली वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी होने के बाद, अब ज़्यादातर लोग DSLR की तरफ ही जाते हैं। वो इसलिए कि DSLR जो होते हैं उनका सेंसर बड़ा होता है और वो आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हैंडी कैम में अगर आप चले जाएं, तो उसके अंदर आपको 2-3 एडवांटेज हैं। एक, उसके अंदर जूम काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, पहली चीज़ खैर बात कर लेते, पहली प्राइस काफ़ी कम होती है, दूसरा जूम काफ़ी ज़्यादा होता है, तीसरा जो है जूम, उसका सेंसर छोटा होने की वजह से ऑटो फोकस उसका काफ़ी अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिलाल भाई आप ये चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास सोनी का CX405 है, ये मैंने 30,000 रुपये का लिया था। ज़िंदगी का पहला मेरा जो वीडियो कैमरा प्रॉपर्ली वो मैंने ये लिया था, और YouTube की मैंने जो शुरू की वीडियोस है वो इससे बनाई हैं। मुझे अभी भी ये इससे प्यार है, पता क्यों है? हालांकि मैंने 1 लाख का कैमरा स्पेशली लिया है और लेंस मेरे पास 2 हैं, तो 1.5 लाख मैंने लगाया है DSLR पे, लेकिन 1.5 लाख लगाने के बावजूद ये मुझे 30,000 का कैमरा एक मामले में बड़ा अच्छा लगता है। ऑटो फोकस गजब का, ये हैंडी कैमरा है, लेकिन ये ऑटो फोकस इतना कमाल का है कि मज़ा आ जाता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी इनके सेंसर छोटे होते हैं, और जिसकी वजह से ऑटो फोकस गजब का मिलता है, और ये बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसके अलावा जो 1-2 चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, जो आपका स्पेशल जो डेडिकेटेड कैमरा होता है मूवी के लिए, जिस तरह आपके पास है ये हैंडी कैम,
उसके अंदर आप देखेंगे आपको मोस्टली जो आते हैं उनके अंदर आपको माइक का जैक की भी मिलता है और आपको उसके अंदर हेडफोन का जैक भी मिलता है जिसपे आप ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद उनकी बैटरी टाइमिंग वीडियो के हवाले से बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा कुछ तो ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपको बिल्ट इन प्रोजेक्टर भी मिल जाता है और लाइट भी बिल्ट इन मिल जाती है और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके जो हैंडी कैम है उनके। लेकिन दूसरी तरफ DSLR में ये एडवांटेज आपको बहुत कम मिलते हैं। DSLR का सेंसर बड़ा होने की वजह से ऑटो फोकस एक काफ़ी बड़ा मसला है। सस्ते DSLRs में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता, बैटरी टाइमिंग थोड़ी कम होती है और जाहिर है DSLR बेसिकली पहला पर्पज़ फ़ोटो होता है, दूसरा वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आजकल DSLR काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है DSLR भी आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। वीडियो के लिए ठीक है, यानी आपके ख्याल में यानी कि बेहतरीन गुजारा कर सकते हैं। और बल्कि कई तो जैसे 80D टाइप DSLR है कैनन के, 70D बड़ा मशहूर है। जैसे आपको पता होगा वो कैसी नेस्टेट, क्या नाम है, यही नाम है जो बहुत बड़ा ब्लॉगर है। मैं भी हाँ कैसी नेस्टेड, तो मैं भी उसके कभी कभी व्लॉग्स देखता हूँ। तो वो 70D को प्रायोरिटी देता है। हालांकि देखें यार वो इतनी उसकी इनकम है पर मंथ, इतना अमीर बंदा है वो, लेकिन अभी भी वो 70D की जान नहीं छोड़ा। वो 70D कहता है जी दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा है, DSLR कैमरा है जो कि वीडियो के लिए इसका ऑटो फोकस बड़ा अच्छा, ये फलां ब्ला ब्ला। इसका मतलब कि यार वो खुश है, 70D ही वो यूज़ कर रहा है हर वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि DSLR बड़ी दुनिया यूज़ करी है, बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं DSLR वीडियो के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल ले सकते हैं वीडियो के लिए DSLR, आपका गुजारा करेगा। क्या ख्याल है, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि एक बात जो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ कि आजकल लोग वीडियो के लिए कैमकॉर्डर की तरफ देख ही नहीं रहे। आजकल लोग सीधा जा रहे हैं DSLR की तरफ। दूसरी चीज़, एक चीज़ है जो DSLR और कैमकॉर्डर के दरमियान की है, उसे हम कहते हैं ब्रिज कैमरास। ब्रिज कैमरास वो गैप बड़ी तेज़ी से फिल कर रहे हैं, जिनमें 1 इंच के सेंसर के साथ आ रहा है सोनी का RX10 Mark 1, Mark 2, Mark 3, अब Mark 4 गालिबन आ चुका है। इस तरह पैनासोनिक कुछ कैमराज इस तरह के बना रहा है, FZ1000, FZ2500। तो ये कैमराज हैंडी कैम की जगह ले रहे हैं और हैंडी कैम अब बिकने बहुत कम हो गए। अच्छा, और ये FZ100 भी आ रहा है पैनासोनिक में। बिलाल भाई ये क्या 4K कैमरा अच्छा है? ये 4K मैंने अभी आज ही पूछा था मार्केट में कि यार मुझे 4K कैमरा चाहिए। वो कह रहे थे कि पैनासोनिक में आप FZ गालिबन या तो FZ100 का या FZ1000 का आप तो बेहतर जानते हैं। FZ1000 है जी, बिल्कुल सही है। तो खैर ये एक लंबी बहस है 4K कैमरास की, ये बाद में हम किसी टॉपिक रखेंगे, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। अच्छा बिलाल भाई एक और क्वेश्चन आपसे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। अब दोस्त जो कैमरे ले लेते हैं, DSLR कैमरास ले लेते हैं, उनकी तवक्कुआत बहुत हाई होती हैं कि DSLR पता नहीं क्या एटम बम फाड़ेगा। लेकिन फिर उनको एहसास होता है बाद में कि यार ये तब कोई बम फाड़ेगा जब हम लेंस परचेज़ करेंगे। खैर ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ चीज़ों की समझ आती जाती है। तो फिर वो पूछते रहे होते हैं कि यार ले लिया DSLR, कौन से लेंस हम यूज़ करें, इसके साथ कौन से लेंस ऐसे हैं जो वैल्यूएबल हैं, जिनकी ख़रीदने की वर्थ है, जो मज़ा देंगे हमें, वाकई पैसे पूरे करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि DSLR कैमरा लेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। तो कौन से ऐसे 5 लेंस आप रिकमेंड करेंगे जो कि वाकई वैल्यूएबल हैं? अगर आपके पास पैसे हों तो आप कौन से 5 लेंस अपने DSLR के लिए परचेज़ करेंगे? मिसाल में हम कंसिडर करते हैं कैनन को, नाइकन के लिए भी वही होंगे डेफिनेटली, लेकिन हम कैनन, फॉर एग्जांपल मेरे पास कैनन का कैमरा है, कौन से 5 लेंस लेंगे आप? बहुत पूछे जाने वाला सवाल। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब भी हम DSLR लेते हैं तो उससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली वो इसलिए कि DSLR लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि मैंने जो नोट किया है, लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होता है उतनी अच्छी फ़ोटो होती है। ये एक हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली DSLR लेने का मकसद वही होता है। तो जो आपका किट लेंस होता है वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर तो देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देता उसके एपर्चर की वजह से। अब एपर्चर क्या होता है इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। अच्छा किट लेंस क्लियर कर लें आपकी बात। किट लेंस से ज़्यादातर मुराद जो है मेरे ख्याल 18-55 ही ली जाती है। 18-55 ही सब कैमरा में आ रहा होता है किट लेंस, ऐसी है जी। नाइकन में भी 18-55 ही है गालिबन और कैनन में 18-55 है जी। अच्छा मज़े की बात यह है कि मैंने जब पहला कैमरा लिया था ज़िंदगी का, वो था 700D। तो मेरी भी तवक्कुआत बहुत आई थी, मैंने इतने पंगे लिए, इतनी सेटिंग चेंज की, यार ब्लर नहीं आ रहा। फिर मुझे पता चला भाई ये 18-55 ब्लर नहीं देगा, इसके लिए लेंस अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। फिर मैंने 50mm लेंस, ज़िंदगी का दूसरा लेंस लिया था 50mm, ठीक है। तो उसमें कमाल का गज़ब का ब्लर मिलता है, 1.8 अपर्चर के साथ है, ऐसी है। तो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 18-55 को तो लिस्ट में से निकाल दें, तो कौन कौन से वो फिर लेंस हैं आपके ख्याल में जो कि ब्लर भी दें? आप ऐसा करें कैटेगरी बना लें कि ये ब्लर के लिए ये हो गया जो ब्लर चाहते हैं, टेलीफोटो के लिए ये हो गया,
वीडियो के लिए ये हो गया। आप ऐसा करें 5 ऐसे गिना दें मुख्तलिफ कैटेगरीज में, एक एक दो दो गिना दें, क्या ख्याल है आपका? जी जी। अच्छा, सबसे पहले जो किट लेंस के बाद मैं सबसे पहला लेंस जो रिकमेंड करूंगा किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी के लिए, वो है 50 mm लेंस, जो कि आमतौर पे 1.8 एपर्चर के साथ आता है। इसको अपर्चर के साथ आता है, बिल्कुल। इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं, इसको प्लास्टिक फैंटास्टिक भी कहते हैं। वो इसलिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक की होती है और ये इतना महंगा भी नहीं होता। अगर मैं दुबई की बात करूं तो हमें 350 दिरहम में STM लेंस बन जाता है कैनन का 50 mm, जो कि बाकी लेंसेज के मामले में काफ़ी कम है। लेकिन 1.8 एपर्चर जो होता है वो एपर्चर काफ़ी वाइड होता है, जिसमें हमें बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिल जाता है। तो पहला लेंस तो मैं वो रिकमेंड करूँगा, सस्ता और अच्छा लेंस। इसके अलावा अगर आप आगे चलते हैं तो आपको सस्ता और खस्ता। जी, सस्ता और खस्ता बहुत अच्छा लेंस है, मैं खुद काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ। हाँ, और अच्छा मजे क्या नाम कैसे मजे किसके रखे हुए हैं, निफ्टी 50, प्लास्टिक फंटास्टिक, बिल्कुल ये लेंस कमाल का। और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात ये है, इतना कह लें कि डायनामिक लेंस है ये, इतना ज़्यादा ये कह लें कि वर्सटाइल है, और वर्सटाइल होने के साथ से इतना सस्ता है, यानी कि इतना मज़े का है लेकिन इतना सस्ता है ना। ऐसे ही कि नहीं 10,000 रुपये में आपको मिल जाता है ये मोस्टली कैनन का डब्बा पैक जिसे कहते हैं, पिन पैक 0 मीटर लेंस जो है ये आपको सिर्फ 10,000 रुपये में मिल जाता है, $100 के करीब। ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि हर इंसान जो कैमरा कोई बंदा ले रहा है तो वो कोई सोचता है कि कैमरे पे कम से कम खर्च किया जाए, क्योंकि शुरू में उसको लगता है कि कैमरा और लेंस एक ही चीज़ होती है। जब लेंस पे खर्चना पड़ता है तो ज़्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिलाल भाई वो लेंस निफ्टी 50 जो मैंने ज़िंदगी का दूसरा लेंस लिया किट लेंस के बाद, 1855 के बाद, और इसका कमाल ये है कि ये कमाल का ब्लर देता है। और इसके बारे में मैंने एक बात पढ़ी है निफ्टी 50 के बारे में, यानी कि 50 mm 1.8 के बारे में, कहते हैं कि ये इतना करीब, इतना रियल देखता है जैसे इंसानी आंख देख सकती है, जैसे इंसानी आंख में कैपेसिटी है। अगर आपका कैमरा अच्छा हो तो ये आपको इंसानी आंख के बराबर यानी कि चीज़ दिखा सकता है। ऐसे ही है कि नहीं? यानी कि क्या इंसानी आंख से तो अच्छी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, अल्लाह ताला ने जो बना दी है, लेकिन कह सकते हैं कि इंसानी आंख के करीब कह सकते हैं कि ये लेंस है। इससे अच्छा लेंस कोई नहीं है अगर आप ओरिजिनल रिजल्ट दिखाने की बात करते हैं। ऐसे ही है? जी, इस बारे में मुझे ज़्यादा, जी आपने कहीं साइंटिफिकली पढ़ा होगा, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन वो होगा 50 mm फुल फ्रेम कैमरा पे, क्योंकि जब क्रॉप फ्रेम पे अब आते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है ना वो कैनन के ऊपर बन जाती है तकरीबन 80 मिलीमीटर, तो वो थोड़ा सा टेलीफोटो हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर इंसान की आंख हम देखें तो हमें कभी कभी आप नोट करें तो आपके इधर से जो कोई चीज़ आ रही है ना वो भी आप देख सकेंगे, और जो आपकी फ्रंट पे है चीज़ वो भी डिस्टॉर्ट नहीं होती, जिस तरह टेलीफोटो लेंस में होता है, सॉरी वाइड एंगल लेंस में होता है कि साइड की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, और जो 50 mm होता है उसमें नॉर्मल रहती हैं। तो उस तरह हमारी आंखें तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 50 mm एक ऐसी लेंथ है जो कि आप फोकल लेंथ है जिसको फोटोग्राफर्स यूज़ करते हुए काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसीलिए आपको 50 mm के काफ़ी ज़्यादा लेंसेज नज़र आते हैं, 50-1.8, 50-1.4, 50-1.2 और इसी तरह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल जो कि हमारे टॉपिक से मैच तो नहीं करता, वो सेटिंग में आ जाता है, सेटिंग में, DSLR की सेटिंग में, लेकिन खैर मैंने डाल दिया है सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। बिलाल भाई, अपर्चर, शटर स्पीड और ISO, ये तीन ऐसे नाम हैं, ये तीनों ऐसे नाम हैं जो बार बार लोग लेते हैं, सुनते हैं। ये ऐसी सेटिंग्स हैं, ये सबसे बेसिक सेटिंग्स हैं। ऐसी है कि आपने अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को सेट करना होता है, तभी आपकी फ़ोटो अच्छी आती है, तभी आपकी वीडियो अच्छी आती है। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हो, जो कि बिल्कुल नहीं जानते, जो बेसिक लेवल पे हैं। जी, वैसे तो एक मतलब लंबा टॉपिक है तीनों, क्योंकि ये सारी तीनों चीज़ें ही वो हैं जिनसे हम पूरा अपना कैमरा सीख सकते हैं। अगर आपने कैमरा सीखना है तो ये तीन चीज़ें, शटर स्पीड, ISO और एपर्चर, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे आप कैमरा कंट्रोल करना है आपने। लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में हम बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड बेसिकली आपके कैमरे के अंदर, इस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैं इसको ऑन भी कर देता हूँ। तो जब आप कैमरे से कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक आवाज़ आती है। अभी ये शायद रिलीज़ नहीं करेगा ऐसे, लेकिन आपको यहाँ पे जिस तरह भी आपको आवाज़ आई, ये बेसिकली शटर ऊपर से नीचे आ रहा होता है। यानी कि शटर स्पीड वो स्पीड होती है कि आपका शटर सपोज इतना खुला है तो वो ऊपर से नीचे इतनी देर में आएगा, फोटो कैप्चर कर लेगा। तो उसके खुलने के टाइम को हम कहते हैं, कितनी टाइम आपका शटर खुला रहे, उसको हम कहते हैं शटर स्पीड।
तो शटर सही, स्पीड इफेक्ट सही। करती है आपकी कैमरे को कितनी लाइट हिट हो रही है। अगर शटर आपका इतना क्लोज है ऊपर से यूं नीचे आ रहा है तो लाइट कम होगी, अगर इतना खुल के नीचे आ रहा है तो ज़्यादा होगी। तो इससे हम लाइट जो अंदर आती है उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाते हैं आईएसओ पे। आईएसओ भी बेसिकली लाइट को कंट्रोल करने के लिए ही होता है, लेकिन एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये कि आईएसओ शटर की तरह काम नहीं करता। ये एक जो आपका सेंसर है ये उसकी सेंसिटिविटी होती है, ये कोई टर्म एक बना दी गई है, यानी कि आपका सेंसर कितनी ज़्यादा लाइट मज़ीद ज़्यादा दिखा सकता है और आपकी नॉइज़ भी कम रहे। मतलब आईएसओ आप जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉइज़ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से आर्टिफिशली आपकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप जो कैमराज आ रहे हैं उनमें आईएसओ आप काफ़ी ऊपर भी लेके जाएँ तो नॉइज़ नहीं आती। बेसिकली आईएसओ इसलिए होता है कि आप अपनी ब्राइटनेस को बढ़ाएं। तीसरी चीज़ आ जाती है एपर्चर। एपर्चर का भी यही काम है। एपर्चर किसी भी लेंस के अंदर जो होती है ओपनिंग होती है। आपका लेंस एपर्चर को इन्होंने ना थोड़ा सा अजीब चीज़ की है कि एपर्चर आपका जितना ऊपर नंबर में जाएगा उतना ज़्यादा आपकी तस्वीर डार्क होगी और जितना नंबर में नीचे आएगा उतनी ब्राइट होगी। तो बेसिकली आँख की तरह ही होती है, उसके अंदर जितनी ओपनिंग होती है आपके लेंस के अंदर एक सुराख सा होता है, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अंदर लाइट आएगी, उसको हम एपर्चर कहते हैं। हाँ, जैसे बिलाल भाई, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर, जैसे आपने देखा होगा जब अंधेरा फुल होता है हम आंखें बड़ी बड़ी ऐसे करके खोलते हैं, क्योंकि फिर डेफिनेटली जब लाइट कम होती है हम आंखें बड़ी इसीलिए खोलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो हमारी आंख के पर्दे पे पड़े और हमें अंधेरे में भी नजर आए। ऐसे ही है ना। और जब धूप ज़्यादा बहुत तेज़ होती है तो हम आंख को बंद कर लेते हैं, हमारी आंखें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खुली होती हैं ज़्यादा धूप। जी जी, आपका रेटिना भी इस तरह ही करता है। आँख का रेटिना भी जब लाइट कम होती है तो रेटिना थोड़ा सा खुल जाता है ताकि वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके, ताकि कुछ, क्योंकि आप देखें आप फ़ौरन ही धूप से अगर अंधेरे कमरे में आते हैं आपको नज़र नहीं आता, आहिस्ता 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 वो एडजस्ट होता है, वो अंदर से यही एडजस्टमेंट होती है। तो बेसिकली एपर्चर भी वही होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा उसका एपर्चर होगा उतनी ज़्यादा लाइट वो अंदर लेगा। और ये नीचे की तरफ आती है, यानी 1.8 काफ़ी वाइड एपर्चर है, इस तरह 50 mm लेंस में आता है। अच्छा, अब बात हो गई जी लेंसेज की, और उसके बाद बात हो गई इन तीनों चीज़ों की भी, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ की। अच्छा, एक और कॉमन सवाल, देखिए हम नाइकन को तो बाद में किसी दिन छेड़ेंगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यूट्यूबर्स के लिए कैनन बेहतर है, क्योंकि वीडियो को कैनन ज़्यादा बेहतर हैंडल करता है। अगर आप वीडियो बनाने के लिए कैमरा लेना चाहते हैं तो कैनन लें, फिर आपका फोटोग्राफी का शौक तो पूरा होगा लेकिन साथ वीडियो भी अच्छी बनेगी। अच्छा, आप कैनन की ही बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बिलाल भाई, 5 ऐसे कैमरे बताएं कैनन के जो कि अफोर्डेबल भी हों, 1 लाख की रेंज में भी हों, 1 लाख तक, ठीक है, और 5 मशहूर मॉडल बता दें आपके ख्याल में, जो यानी कि ख़रीदने के बाद ये ना फील हो गए यार मेरे पैसे ज़ाया हो गए। कैनन में बताइएगा। जी जी, कैनन के कैमरे में बताता हूँ, लेकिन असद भाई एक चीज़ रह गई थी पहले, वो जो 5 लेंसेज थे उनको भी हम कवर कर लेते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले मैं उन पर बात कर लेते हैं। ऐसे लेंस लेने हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। सबसे पहले आपका जो 50 mm लेंस है जिसके बारे में हमने बात की, 50 mm 1.8। दूसरा, अगर आपने वाइड एंगल लेंस लेना है तो कैनन का 10 to 18 लेंस है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन भी आती है और काफ़ी वाइड है, 10 to 18। इसके अलावा तीसरा लेंस मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है 75 to 300 जो कैनन का आता है, अगर आपने टेलीफोटो लेना है। ये जहन में रखिए, वो लेंस हैं जो कि थोड़े सस्ते हैं, इसलिए हम बात करें क्योंकि ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उस अलग से जो रिकमेंडेशंस हैं महंगे कैमरों की, अच्छे लेंसेज की, वो अलग से देंगे। इसके अलावा जो चौथा और पांचवा लेंस है, मेरा ख्याल है कि आपके पास ये जो ऑलरेडी लेंस हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप वाइड एंगल में ही थोड़ा ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं या आप ऐसा लेंस लेना चाहते हैं जो कि आपकी वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा हो, तो मैं उसके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ सिग्मा का जो लेंस है वो है सिग्मा 18 to 35। वो एक ऐसा लेंस है, अगर आप एक लेंस ले लेंगे ना तो आप बेगम हो जाएंगे कि आपका वो लेंस वीडियो के लिए कम से कम बेहतरीन हो गया। और अगर आप एक्सट्रीम फोटोज़ के लिए कोई लेंस लेना चाहते हैं जिनमें आप चाहते हैं बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत ज़्यादा है और फोटो इस तरह की लगे इस तरह प्रोफेशनल है, तो 85 1.8 लेंस ऐसा है जो कि आपको अपनी किट में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये 5 लेंसेज का आप मशवरा देते हैं जिसमें फ़ोटोग्राफी भी होगी, वीडियोग्राफी भी होगी, ठीक है जी, और वाइड एंगल भी हो गया। बिल्कुल आपने सारी जो फील्ड्स हैं वो कवर कर दी, वेरी गुड। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल हमें बड़ी पसंद आई। तो बिल्कुल ये 5 लेंसेज अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान ले सकता है। अगर किसी को 5 की ज़रूरत तो 5 ले ले, अगर किसी को किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, किसी को वाइड एंगल चाहिए या किसी को फ़ोटोज़ ज़्यादा बनानी है, तो वो बिल्कुल अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी बिलाल भाई 5 कैनन के अफोर्डेबल कैमरास की, और जो कि हों तकरीबन 1 लाख से नीचे
क्या कहेंगे आप? 5 वो कौन से कैमरा से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल? तो आजकल तो खैर कैनन, पहले तो 1-2 साल पहले अगर आप देखते तो काफ़ी ज़्यादा कीमतें थी, लेकिन अभी जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान में और हमारे गिरदो नवाब में, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब कैनन ने अपने प्रोफेशनल और वीडियो मतलब जो यूट्यूबर्स के लिए बेहतरीन कैमराज हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में लाया है। तो असद भाई, जिस तरह कि हम पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुके हैं 1-2 वीडियोज़ में, कि 200D जो कैनन का है वो सबसे सस्ता ऐसा कैमरा है जिसके अंदर डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है। और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कितना अच्छा है, ये तो 80D में भी यही है, 70D में भी यही है, और टॉप के व्लॉगर्स आपको पता है 70D 80D यूज़ कर रहे हैं। तो जी हाँ, कैसी जैसे नेस्टेट, मुझे तो उसका नाम भी नहीं लेना आता सही से क्योंकि मैं उसकी वीडियो से देखी है, लेकिन कैसी नेस्टेट, यही नाम है, थोड़ा सा अजीब है। अच्छा नाइस्टेट, आई डोंट नो, क्योंकि अभी अब डेफिनेटली अब गोरों के नाम तो हमें नहीं लेने आते, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त व्लॉगर है, मैंने देखा उसका कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है कैसी का। तो कैसी इतना हाईली रिकमेंड करता है, आप बिलीव करें कि उसने 80D दिया और उसने 80D तोड़ दिया, वो 70D को इतना रिकमेंड करता है। लेकिन खैर उसका ये ज़ाती ओपिनियन था, 80D भी बुरा कैमरा नहीं है, बहुत अच्छा है, हालांकि 80D महंगा कैमरा है। तो 70D 80D का अगर कोई मिक्सचर है ना 70D और 80D का, ये मैंने पहले भी आपसे बात की थी तो आपने ये, तो मेरे ख्याल वो 200D है जो कि आप तायद करें। बिल्कुल, आई काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है। उसकी बॉडी बहुत छोटी है, बहुत हल्की है, यानी कि आप उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है उसके अंदर, तो 200D मेरी पहली रिकमेंडेशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी 200D जो है वो बिल्कुल मिक्सचर है 70D और 80D का, और इसमें तमाम जो खसूसियात हैं 70D और 80D की मिल जाएंगी आपको। तो क्या कहेंगे बिलाल भाई आप इस बारे में 200D के बारे में, और बाकी आप 4 कैमरास कौन से रिकमेंड करेंगे? जी बिलाल। 200D एक बेहतरीन कैमरा है, वो इसलिए कि 200D के अंदर आपको माइक्रोफोन जैक भी मिलता है, जो कि YouTube की वीडियोस के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह की आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो माइक उसके लिए अलग से कनेक्ट होना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो कि आपको 200D में मिल रही है डुअल पिक्सल फोकस। पहली रिकमेंडेशन मेरी ये होगी। दूसरी, अभी जो कैनन ने नए कैमराज अनाउंस किए हैं, जिसमें आपको मेरा ख्याल है T7i एक कैमरा है जिसके अंदर डुअल पिक्सल ऑटो फोकस वो दे रहे हैं, जो कि 80D से काफ़ी मिलता जुलता है। वो कैमरा काफ़ी अच्छा है। 70D कैमरा, उसकी प्राइस का कोई आइडिया है आपको? उसकी प्राइस 70D के आसपास है। उसकी प्राइस जो है वो 70D के आसपास है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन 70D के आसपास। और सबसे पहले सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो 200D है इसकी प्राइस का भी बता दें। 200D जो कैनन में आपको मिलेगा वो 65,000 के राउंड अबाउट मिलेगा, 60 से 65,000 के दरमियान। क्या ख्याल है आपका? ये प्राइस टैग है। आप पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ के हिसाब से प्राइस आपको नहीं आप वो ना बताना, दिरहम ना बताना काइंडली, मुझे नहीं समझ आती उसकी। तो अच्छा, इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपने बताया T7i, ठीक है। इसकी प्राइस मेरा ख्याल है कि 80-85 के लगभग होगी, क्योंकि 70D का यही रेट है। और तीसरे नंबर पे मैं अगर समझता हूँ, जो ताकि मैं भी थोड़ा आपका हाथ बटाऊँ, तो मेरी रिकमेंडेशन है 70D। 70D की प्राइस जो है वो भी तकरीबन 80 से 85,000 के दरमियान आपको मिलेगा 70D। ऐसे ही है? ऐसा ही। और ये जो मैंने इससे पहले T7i का जिक्र किया था, वो बेसिकली उसको आप 800D भी कहते हैं कुछ एरियाज में, तो पाकिस्तान में गालिबन उसको 800D बिल्कुल। ये बहुत अच्छा किया आपने, 800D को उससे सब वाकिफ़ हैं। ये जो T7i है ना, ये उसका दूसरा नाम है, ये उसका निक नाम है, जो शायद उसके घर वालों ने प्यार से रखा होगा, लेकिन 800D ज़्यादा बेहतर है। 800D बिल्कुल, अब मुझे समझ आ गई 800D की, बिल्कुल वो भी काफ़ी पॉपुलर है। और तीसरे नंबर पे जो हमने रिकमेंड किया है वो 700D, सॉरी 70D 700D नहीं, वो मैंने खुद यूज़ किया ना 700D बिल्कुल बेकार कैमरा है वीडियो के हवाले से। वैसे फोटोग्राफी के लिए ठीक है, लेकिन वीडियो के लिए बेकार है, क्योंकि उसका ऑटो फोकस बहुत ही गंदा ऑटो फोकस। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद 70D से आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो 70D के बाद मेरा ख्याल है 5 कैमरे तो इस जो रेंज में है ना, वो लाने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद मेरे सामने 80D वो लाख में 80D भी है। 80D के अंदर 80D, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप 80D रिकमेंड नहीं करेंगे तो हमारी ज़्यादती होगी, क्योंकि आप भी 80D यूज़ करें, मैं भी 80D यूज़ करूँ, हम खुद तो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसको लाना चाहिए इस लिस्ट में, कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। 80D एक बेहतरीन कैमरा हो, इसलिए कि मैं 80D यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल से,
और असद भाई ने भी अभी भी एटीडी लिया है। और इसके अलावा टॉप यूट्यूबर्स जो हैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे, मतलब हम बात कर लें हाँ, वो गौरव चौधरी जो है, गौरव चौधरी जो वो अपना टेक यूट्यूबर है, अच्छा यूट्यूबर है यार, सब इंडिया का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर है गौरव चौधरी, क्या नाम है उसका, टेक्निकल गुरुजी, वो भी एटीडी यूज़ कर रहा है, एटीडी यूज़ कर रहा है मेरे ख्याल पिछले 1.5 साल से शायद साल से उसने लिया हुआ, उसने रिव्यू भी डाला था, अभी तक वही यूज़ कर रहा है एटीडी, बेहतरीन कैमरा है, हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, मज़ेदार कैमरा, उसमें अभी तक कोई हमें बुराई नज़र नहीं आई एटीडी के साथ। तो 4 हो गए जी एटीडी डाल के। पांचवें में हम जो है ना वो लाख से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, इसलिए चले जाए। पांचवें में अगर मैं कैनन में रिकमेंड करूं, क्योंकि अभी तक हमने कैनन के कैमरास का ही नाम लिया, तो कैनन में अगर मैं पांचवा कैमरा रिकमेंड करूं, वो बेसिकली एक फुल फ्रेम कैमरा है जो कि है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ, जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन मिलता है और उसकी स्क्रीन भी रोटेट हो सकती है। वो है कैनन का 6D Mark II, लेकिन फुल फ्रेम आ जाता है कमाल। हाँ, उसके ग्लास भी महंगे उसकी प्राइस मैं बताता हूँ, उसकी प्राइस ताज़ी प्राइस मैंने पता की 1,35,000 उसकी प्राइस है, जो मैंने लेटेस्ट पता की है, 30 से 35 के दरमियान मिलेगा, 1,30,000 से 35 के दरमियान, ठीक है जी। ये प्राइस है Mark II की, 6D Mark II की, और फुल फ्रेम कैमरा है। फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर क्या है ये बहुत लंबी बहस है, अलग से टॉपिक रखा जाएगा फिर, क्योंकि ये ना हो ना सारी बातें आज ही कर दें, आइंदा के लिए हम फिर क्या बातें करेंगे, मैं बिलाल भाई के साथ क्या बातें करूँगा। अच्छा बिलाल भाई, 5 कैमरे पूरे हो गए हैं, इजाज़त है अगले सवाल की जानिब चलें? जी जी बिल्कुल। अच्छा, नए बंदे को जब DSLR कैमरा लेने के बाद आपको पता काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं और उसको चलाना भी नहीं आता होता। अब डेफिनेटली नया बंदा अभी जिसने पहली बार DSLR लिया, उसको कहाँ चलाना आता होता है इतना ज़्यादा, उसके काफ़ी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिसका ख्याल रखना। क्या कहते हैं, क्या वो ऑटो पे चलाए या मैनुअल पे उसको सीखना चाहिए डायरेक्टली? ऑटो और मैनुअल में कितना फ़र्क आप देखते हैं? क्या नया बंदा ऑटो पे चला के गुजारा कर ले? क्योंकि ऑटो के लिए तो कोई अकल नहीं चाहिए, ऑटो पे एक बटन किया बस जी ले रहे हैं आप तस्वीरें। ऐसा ही है, जो नया बंदा कैमरा लेता है, जाहिर है वो या 2 रीज़न है, एक तो उसको अपने फैमिली के फोटोग्राफ्स बनाने हैं, चलो जी कैमरा अच्छा ले लेते हैं तो ठीक है, दोस्तों के साथ भी ले लेंगे तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी उसको बेहतर जानना चाह रहे हैं अपने कैमरा को, तो आप ऑटो पे नहीं सीख सकते। ऑटो का मकसद यह है कि आपने बटन दबाया, क्लिक फ़ोटो ले ली, तो वो टैलेंट नहीं होता, वो कोई भी ले सकता है यूँ करके फ़ोटो। अगर आप मज़ीद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कैमरा को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आपको मैनुअल में फिर जाना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं कह सकता हूँ, अगर आप नए हैं तो ऑटो पे यूज़ करें, बाद में आपके मैनुअल के साथ खेलना शुरू करें, तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हैं या बेहतर जान सकते हैं कैमरे के बारे में, या अपने कैमरे से बेहतरीन क्वालिटी की इमेजेस या वीडियोस हासिल कर सकते हैं मैनुअल मोड पे जाकर। ओके। अच्छा, अगला सवाल बिलाल भाई मेरा आपसे ये है कि जब हम फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, ख़ासकर फ़ोटोज़ की बात करूँगा, वीडियो की नहीं, क्या उसके बाद जो उसकी एडिटिंग है वो ज़रूरी है, या क्या आप एडिटिंग के बगैर भी इतनी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं कि एडिटिंग के बगैर भी गुजारा किया जा सकता है, या फैशन है कि एडिटिंग अक्सर जिसे पोस्ट एडिटिंग भी लोग कहते हैं, ऐसे ही कि नहीं, पोस्ट फोटोग्राफी भी कह सकते हैं कि पोस्ट फोटोग्राफी का मतलब कि एक ऐसी फ़ोटोग्राफी जो आप कैमरा के साथ कर रहे होते हैं, एक ऐसी फ़ोटोग्राफी तो जो कैमरा के बाद करते हैं आप, जिसे एडिटिंग कह सकते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप में जो भी आप काम करते हैं वो पोस्ट फोटोग्राफी में आता है। क्या ख्याल है, कितना ज़रूरी है, क्या इसके बाद गुजारा हो सकता है कि ये आजकल ज़रूरी है? जी बेसिकली फ़ोटोज़ जो आप लेते हैं ना, आजकल तो कहते हैं, हम उसको कहते हैं डिजिटल, मतलब दुनिया में हम आ गए हैं जहाँ पे हम फ़ोटो के साथ काफ़ी ज़रा खेल सकते हैं। पुराने ज़माने में जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं पिछले 30 साल से, उनके ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि वो फ़ोटो को एडिट कर सकें या कुछ, उन्होंने इस तरह ही निकालनी थी। तो बेसिकली असल जो टैलेंट है, असल जो आर्ट है, उसी में होता है कम से कम एडिटिंग हो। लेकिन आजकल चूँकि प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी होती है, मॉडलिंग होती है, फैशन फ़ोटोग्राफी होती है, या फेसबुक के लिए हमें अपनी जो तस्वीरें बनानी पड़ती हैं, उसके अंदर हम आर्टिफिशियली भी काफ़ी सारी चीज़ें शामिल करते हैं। या आपके कैमरे के अंदर एक ऑप्शन होती है रॉ की, जिसमें आप फ़ोटो वेडिंग में जो लोग लेते हैं फ़ोटोग्राफ्स, उनको रॉ में लेते हैं, या प्रोफेशनल्स जो रियल एस्टेट फ़ोटोग्राफी करते हैं, रियल एस्टेट कहते हैं बिल्डिंग्स को और इन सारी चीज़ों की, इंडोर्स बंगले वगैरह जो दिख रहे होते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स, वो रॉ में लेते हैं। रॉ के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अंधेरी, जहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज़्यादा आ रहा है वहाँ थोड़ा ब्राइट कर दें और आपकी इमेज क्वालिटी भी इफेक्ट ना हो, तो हाँ आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपको बेसिक यूज़ के लिए चाहिए तो फ़ोटो एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। DSLR वैसे ही आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता है। गुड हो गया। और आखिरी सवाल,
बिलाल भाई, आखिरी 2 सवाल मेरे रह गए हैं, वो भी अगर आप जवाब दे दें तो काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई हो जाएगी कि नया लेंस ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी वारंटी हो, कौन सा ब्रांड हो, और नया लें या पुराना लें। नया लेंस ख़रीदने के हवाले से चंद मशवरे दे दें, क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं यार नया लेंस लेने से पहले क्या चीज़ देखें। जी, तो लेंस लेने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए लेंस ले रहे हैं। सपोज़ आप सोच रहे हैं कि मुझे जी मेरे इलाका बड़ा खूबसूरत है, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर बेहतर ये होता है कि आप एक वाइड एंगल लेंस लें जिसमें आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकें, ताकि खूबसूरती जो है इलाके की नज़र आ सके। अगर आप वाइड एंगल मतलब अपने इलाके को दिखाना चाह रहे हैं और आप ऐसा लेंस लेते हैं बिल्कुल टेलीफोटो, तो उसके अंदर आप पूरी तरह खूबसूरती दिखा नहीं पाएंगे। हाँ, लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं टेलीफोटो लेंस भी, लेकिन वाइड एंगल उसके लिए बेहतर होता है। अगर आप लेंस लेना चाहते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, तो कभी भूल के भी आपने वाइड एंगल लेंस नहीं लेना। वाइड एंगल लेंस जितनी बुरी आपके एक साथ करता है ना, आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट उसको कहते हैं जो आपकी यहाँ से पेट से ऊपर तक सर तक जो शॉट्स होती हैं उसके लिए, जिसको बैकग्राउंड ब्लर कर देते हैं उसके लिए। जैसे हेड एंड शोल्डर 3 तरह के होते हैं मेरे ख्याल। एक हेड एंड शोल्डर होता है, हेड एंड शोल्डर तक, ठीक है। एक होता है आपकी वेस्ट तक, ठीक है, सर से लेके आपकी कमर तक, ठीक है, नीचे यानी टांगों तक, जहाँ से आपकी टांगें शुरू होती हैं। और तीसरी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में टाइप होती है आपकी फुल बॉडी शॉट, जिसमें आपके पूरा आपका कद जो आता है, आपकी हाइट पूरी नज़र आती है पैर से लेके सर तक। तो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, पोर्ट्रेट की ये 3 किस्में होती हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा। आप सॉरी आपका इंटरप्ट किया, बात जारी रखें आप। तो उसमें मैं कह रहा था कि वाइड एंगल लेंस फिर आप ना लें। वाइड एंगल लेंस आपके साथ जो करता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसमें बताएंगे कि प्रैक्टिकल आपको फोटोज़ खींच के वीडियोस बना के दिखाएंगे कि वाइड एंगल लेंस आपकी फ़ोटो के साथ क्या करता है टेलीफोटो। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है आपने किस लिए लेना है। तो अगर आपने सीनरी वगैरह के लिए लेना है तो आप बेहतर प्रेफर करें वाइड एंगल लेंस। अगर आपने पोर्ट्रेट के लिए लेना है तो आप उसको लें टेलीफोटो। इसके बाद जो चीज़ आती है वो एपर्चर की। एपर्चर आपने नोटिस करना है। बहुत सारे लेंस आते हैं जिनका एपर्चर वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब कि उनका एपर्चर जब आप जूम करते हैं तो बरकरार नहीं रहता। 3.5 से शुरू होता है, 5.6 तक चला जाता है। जिस तरह के किट लेंस आपके कैमरे के साथ आता है उसमें ये चीज़ होती है। उसमें होता ये है कि एपर्चर जितना ज़्यादा आपका लो हो जाता है, तस्वीर भी डार्क हो जाती है और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको कम मिलता है। तो ऐसा लेंस कोशिश करें जिसका एपर्चर स्टेबल हो। अच्छा, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो ये है कि आपके लेंस का जो एपर्चर है वो अगर आपने बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए लेना है तो उसके लिए आपका मतलब कम से कम होना चाहिए। कम से कम इस टर्म में कि 1.8, 1.4, 2 से कम हो, तब आपका बैकग्राउंड ब्लर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने वाइड एंगल लेंस लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपका लेंस जो है वो उसका एपर्चर कितना हो। उसमें आपको 1.8 मिलेगा भी नहीं कम कीमत में, और 1.8 इसमें ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको मिल जाता है 3.5, 4.5 से लेके 5.5, 5.6 तक, तो वो भी ओके है। सिर्फ आपकी लाइट को अफेक्ट करेगा, उसके अलावा कोई इतना मसला नहीं है। तो लेंस लेने से पहले एक और चीज़ आपने ये देख लेनी है उसका फ़िल्टर साइज़ कितना है। क्योंकि अगर आपके पास पहले से कोई लेंस पड़े हैं और उसके ऊपर आपने कोई फ़िल्टर लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, जो कि आगे एक गिलास होता है, तो आप उसका फ़िल्टर साइज़ देख लें, फ़िल्टर साइज़ क्या है। तो आप उस फ़िल्टर साइज़ के हिसाब से लेंस लेंगे तो आपके फ़िल्टर जो हैं बाकी लेंस पे भी लग सकेंगे, तो आपको नए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं लेंस लेने के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ आखिरी बता दें कि नया पुराना क्या फ़र्क है। कई लोग जो है वो पुराने लेंस भी ले लेते हैं क्योंकि पुराने अक्सर बिक रहे होते हैं, जिनका शौक़ पूरा हो चुका होता है तो वो बेच रहे होते हैं। तो यूज़ लेने में कोई रिस्क तो नहीं है, यूज़ ले सकते हैं। लेंस का इतना इशू नहीं होता यूज़ लेने में, क्योंकि लेंस के अंदर कोई इतनी वो मतलब जिस तरह टेक्निकल कैमरा है जी उसके अंदर इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं होती। बेसिकली ग्लास होता है, मोटर होती है जो कि उसको फोकस को आगे पीछे शिफ्ट करती है, जूम को कंट्रोल करती है। उसके अलावा आगे जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो फिर कहते हैं कि डस्ट वगैरह से बचा होना चाहिए, उसके अंदर भी मतलब कि और तरह के डिफेक्ट होते हैं। लेकिन बेसिकली लेंस अगर आप सेकंड हैंड भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। उसको अगर एक दफ़ा चेक कर लिया जाए तो सेकंड हैंड लेंस भी आप ले सकते हैं। और अगर आप इस तरह का मतलब इंसान की आदत होती है, अगर आप इस तरह की आदत है आपकी कि आप फिर सोचें कि यार उसमें खराबी होगी या ऐसा वैसा, तो बेहतर आप जैसे वो कहते हैं सादा लफ्ज़ों में वहमी बंदे जो होते हैं, वहमी बंदा हो, तो अगर आप वहमी हैं तो आप फिर या आप टेस्ट नहीं कर सकते लेंस में, या आप किसी को बिलीव नहीं कर सकते, तो आप फिर नया ही ले लें, आपको कोई इशू नहीं होगा। या आपके पास पैसे ज़्यादा तो फिर आप नया ले लें। हाँ जी, लेंस यूज़ में भी लिया जा सकता है जी। और इसके अलावा ये बताइए कि कैमरा अगर हम ले रहे हैं नया या पुराना, या कैमरा कोई भी ले रहे हैं DSLR, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और आप क्या रिकमेंड करते हैं, नया लें पुराना लें, सारी बातें बताएं कैमरा लेने के हवाले से। जी,
पहली चीज़ के कैमरा नया लेते हो किस चीज़ का ख्याल करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है शटर काउंट। शटर काउंट, कैमरे की शटर जो होता है, मैंने आपको बताया कि किसी भी कैमरे के अंदर एक शटर होता है मैकेनिज्म, जिसकी मदद से आप फ़ोटो लेते हैं और आपको फ़ोटो जिस तरह भी आपने देखा, तो इसकी भी एक काउंट होती है, जिसके बाद आपको शटर मैकेनिज्म जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो बेसिकली कोशिश आप ये करें कि ऐसा कैमरा लें जिसकी शटर काउंट कम से कम, और उसके चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप अलग से देख सकते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन उसकी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि फ़ोटो जो है वो आपने सेंसर्स के थ्रू लेनी होती है, तो कंडीशन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। और बेसिकली यही एक मेन चीज़ है। बटन्स वगैरह आप चेक कर लें, क्योंकि अक्सर कैमरा मैंने 5D लिया था तो उसके बटन में थोड़ा सा इशू था, आप प्रेस करते थे तो वो स्पंजी था या उसकी ख़राबी थी, इसी वजह से वो सही तरह काम नहीं कर रहा था। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी चीज़ है कि आपको नया लेना चाहिए, पुराना लेना चाहिए। मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप पुराना कैमरा लेने से थोड़ा गुरेज करें, क्योंकि कैमरा आप पूरी तरह चेक नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या ख़राबी हो सकती है। तो बेहतर यह है कि आप नया लें, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपको कहीं से रिलायबल सोर्स से कैमरा सेकंड हैंड मिलता भी है तो वो आप हाँ, तो किसी जानने वाले से लें, जानने वाले से अगर कोशिश करें जानने वाले से लें। जी जी बिल्कुल, जो आपकी बाद में बात भी सुने, अगर आपका कोई मसला निकल आता है तो वो आपको वापस भी कर दे, आपके पैसे रिफंड कर दे। कोई ऐसा सोर्स ना हो कि जो आपको जाने, कभी भी OLX से कैमरा ना लें, एटलीस्ट जो आपको जानने वाला ना, OLX और बिल्कुल भी DSLR कैमरा ना लें, क्योंकि DSLR कैमरा में 100 मसले मसाइल होते हैं, तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे OLX वाले, ठीक है। तो बड़ी यूज़फुल गपशप रही है, बड़ी यूज़फुल गपशप रही है, बड़ा मज़ा आया है बिलाल भाई, आपने बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बताई हैं। और बिलाल भाई का चैनल है जी BQ टेक, ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिलाल भाई के चैनल का। बिलाल भाई कमाल के बंदे हैं, देख लिया आपने कैसे एतमाद से तमाम चीज़ें बताई हैं। DSLR के बारे में कह लें नॉलेज का समुंदर है ये तो उन्होंने ये कह लें कि अपने नॉलेज से अभी 1% चीज़ें भी नहीं बताई होंगी, ये तो कह लेंगे बेसिक चीज़ें जो हमने पूछी हैं। तो बिलाल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिलाल भाई के चैनल का नाम है BQ टेक, B फॉर बिलाल, Q फॉर कयूम, इसलिए इन्होंने रखा है नाम BQ टेक। BQ के आगे टेक क्या, टेक फॉर टेक्नोलॉजी, BQ टेक इनके चैनल का नाम है। टाइप करें यूट्यूब में जाके BQ टेक तो डेफिनेटली BQ टेक फ़ौरन सामने आ जाएगा। इतना लंबा मैं इसलिए बता रहा हूँ इनके चैनल के बारे में, ये इन्होंने नया स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब का चैनल, बिल्कुल न्यू यूट्यूबर है, लेकिन जानते बहुत कुछ है टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत पुराने हैं टेक के साथ वाबस्ता, लेकिन यूट्यूब के साथ नए हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बिलाल भाई को सपोर्ट करें, बिलाल भाई के चैनल को देखें, आप बिलीव करें। पहली बार ज़िंदगी में किसी को उस्ताद माना तो बिलाल भाई को माना टेक में, कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। बिलाल भाई के समझाने का अंदाज़ गज़ब का है। आप इनकी टेक के रिलेटेड वीडियोस देखें, आप हैरान रह जाएंगी। ऐसी प्रोफेशनल किस्म की क्वालिटी है इनकी वीडियोस की कि बिल्कुल जैसे वो गोरों का लेवल होता है वीडियो का, ऑडियो का, और क्लीन किस्म की वीडियो और बेहतरीन किस्म का बोलने का स्टाइल और बेहतरीन किस्म का कंटेंट। आप देखें, एक बार मेरे कहने पे जाके देखें। अगर आप नाराज़ होंगे, आपको मज़ा ना आया, तो मैं आपके पैसे वापस करूँगा। तो बिलाल भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जाना चाहिए कि नहीं, आपके चैनल को देखना चाहिए? अब आप तो कहेंगे देखना चाहिए। ज़ाहिर है कोई भी नहीं कहेगा कि वो ना देखे। और मुझे असद भाई ज़्यादा देखें, आपने बहुत ज़्यादा बात कर दी, कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, इतने भी हम वो नहीं है। कोशिश करते हैं एक चीज़ करने की, और बेसिकली मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने कल परसों विज़िट किया अपना चैनल, तो उस पर तकरीबन 90,000 के करीब मिनट शायद या व्यूज़, हाँ 90,000 के करीब मिनट लोगों ने देखा। तो इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि कोई कंटेंट देख रहा है, उससे कोई चीज़ सीख रहा है, इससे आगे चीज़ तो कोई भी नहीं है। और आपने जो बात की इतनी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है, आप देखें कि आपका जो चैनल है इतना बड़ा चैनल है, आपने एक मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। ये आपकी करम नवाजी है। ना यार, ना शर्मिंदा किया करो। असल में सीखा आपसे है, तो आप हमारे टीचर हैं मेरे भाई, ठीक है। सब्सक्राइबर कम हो ज़्यादा उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके भी इंशाल्लाह होंगे सब्सक्राइबर, आपके कंटेंट में जान है। मैं आपको आज ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स होंगे, लाखों में, मिलियंस में होंगे। और दूसरे नंबर पे बिलाल भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि बिलाल भाई का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है ये दुबई में इस टाइम? दुबई में इनका बिज़नेस है, सारा जो सेटअप है, जो भी करते हैं दुबई में है। क्या करते हैं ये दोबारा बताएँगे, लंबी बात है, लेकिन पाकिस्तान से ये एबटाबाद से हैं। एबटाबाद पाकिस्तान से बड़ा खूबसूरत इलाका है एबटाबाद। तो बाकी अगर कुछ अपने बारे में बिलाल भाई ख़ुद बताना चाहते हैं तो बिलाल भाई आपके पास 60 सेकंड है, आप बता सकते हैं। बस जी, मेरा ताल्लुक़ वैसे बेसिकली एबटाबाद से है, और पिछले 4 साल से मैं दुबई में बेस्ड हूँ। और कैमरा मैंने बचपन से नहीं सीखा था, ये मैंने
शौक़ था तो मैंने सीख लिया, और काफ़ी सारी मुझे असद भाई से बात करके अंदाज़ा हुआ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता, तो हमने सोचा कि इस बारे में वीडियो बनाई जाए। दुबई में मैं बेसिकली एक जॉब कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन साथ में मैंने कैमरा सीखा है। मैं पाकिस्तान में भी कहीं फ़ोटोज़ दूसरे कैमरा से ले रहा था, लेकिन DSLR के बारे में मैंने यहाँ पे आके सीखा है। यूट्यूब का चैनल अभी रिसेंटली बनाया है इस नीयत से कि लोगों को सिखाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पे वहाँ की जो टीम है पैड इन फोकस, जो कि कैमरा, वीडियो, फ़ोटोज़ वगैरह सब इवेंट्स की लेती है, उसका मैं हिस्सा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और अभी असद भाई ने जिस तरह आप लोगों से इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके, और मैं और असद भाई मिल के कोशिश करेंगे कुछ कर सकें। तो यही छोटा सा था मेरे बारे में, और मज़ीद आप अगर जानना चाहते हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको पता चल ही जाएगा। और बिलाल भाई, मैंने एक और फैसला किया कि इस वीडियो की एडिटिंग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे हमने रिकॉर्ड किया ऐसे ही अपलोड कर देंगे। जितनी लंबी बन गई है 100 बन गई है, मुझे पता है ये 35-40 मिनट की बन गई है, तो बाद में जाए इसकी एडिटिंग। मैंने इसको शॉर्टकट नहीं करना, क्योंकि मुझे आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो कीमती लगे। इसको एडिटिंग मैं तब करूँ जब मुझे लगे कि यार आपने कुछ फजूल बोला है। तो मैं 40 मिनट की है तो रहे 40 मिनट की, मैंने ऐसे अपलोड कर देनी। जिसने देखनी है देखे, जिसने नहीं देखनी है वो ना बड़ी देखे। बात है, ये काफ़ी बड़ा रिस्क है आपके उसके लिए कि इस पे व्यू टाइम कम हो सकता है अगर लोगों ने ना देखी, लेकिन बड़ी बात है अगर आप इस तरह करेंगे। नहीं, मैंने पूरी अपलोड करनी है मेरे भाई, मैंने पहले बोल दिया। तो आपको जो भी इतराज़ रहे, मैंने सारी अपलोड करनी है, क्योंकि सारी बातें ही बड़ी मुफीद हैं। एक एक बात जो है वैल्यू रखती है, सुनने के काबिल है। ठीक है, तो बिलाल भाई अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो चुकी है और सारी बातें बड़े मज़े की थी। और मैं बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस बनाई जाए, उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स को जो है वो बाद में डिस्कस किया जाए तफसील के साथ। ऐसी है ना, फिर मज़ा भी आएगा डिस्कस करने का। तो बिलाल भाई थैंक यू सो मच, और शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कम से कम मेरी खातिर नहीं तो बिलाल भाई की खातिर लाइक कर दें। बिलाल भाई जैसी स्वीट पर्सनैलिटी की वजह से लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर दें काइंडली। कोई खर्चा नहीं है, फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को बेशक ना करें, लेकिन ये जो लिंक है ना, बिलाल भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।